नमस्ते छात्रों। श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर बाबर की ओर से तुम लोगों का स्वागत करते हुए हम कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इस पाठ से पाठ क्रमांक 9 जिसके एकांककार या लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, इसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम इस एकांकिका का केवल प्रकट वाचन ही करेंगे, जिस प्रकट वाचन के द्वारा तुम्हें सबसे पहले इस एकांकिका के पात्र, उसके संवाद, उनका विषय और गद्य संबंधी क्या कहा गया है, इस बात को समझ कर लेना है। ठीक है। अब हम रीढ़ की हड्डी इस पाठ के जगदीश चंद्र माथुर जी इस लेखक के विषय में परिचय देखेंगे, जिनका जन्म हुआ है 1917 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई है 1978। जगदीश चंद्र माथुर जी वरिष्ठ साहित्यकार और संस्कृति पुरुष थे। इन्होंने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदिया आदि। अब गद्य संबंधी में क्या कहना चाहते हैं, देखिए। प्रस्तुत एकांकिका में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। अब प्रस्तुत पाठ में कुल मिलाकर 6 पात्र दिए हैं एकांकिका में, और इन 6 पात्रों का हम परिचय देखेंगे। पात्रों में उमा नाम की एक युवती बताई है, वह है सुशिक्षित युवती। रामस्वरूप उमा के पिताजी हैं, प्रेमा उमा की माँ है, शंकर यह युवक हैं, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं और रतन जो है यह रामस्वरूप का नौकर है। अब प्रस्तुत पाठ में हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमें अपनी पाठ्यपुस्तक के इस पाठ को खोलकर रखना है और फिर इस वीडियो को सुनना है। इस पाठ्यपुस्तक की पंक्तियों पर उंगलियों को भी रखना है। ब्लू कलर की जो प्रिंट दिए हैं उसे भी मैं पढ़ूंगी, जो रंगमंच की सूचनाएं हैं। एक कमरा बताया गया है रंगमंच पर, और उस कमरे के अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही हैं वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। रतन कहता है, बिछा दे साहब। रामस्वरूप कहते हैं, ज़रा तेज आवाज़। और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दो साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? रतन तक बिछाता है दरी उठाते हुए, और रामस्वरूप कहते हैं, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती हैं, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप कहता है, क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। रामस्वरूप, अरे हाँ, देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। वे लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। उमा कहती, और लड़का? रामस्वरूप कहता है, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में
लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। रतन कहता है बाबूजी बाबूजी, धीमी आवाज़ में। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांककर, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। मेहमानों से कहता है आइए आइए बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? खकार कर, नहीं, टांगे वाला जानता था, रास्ता मिलता किसी ने। रामस्वरूप लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप कहते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप, साल 2 साल? शंकर कहता है जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद अपने आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर, बिजनेस? समझ कर, ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप तकल्लुफ़ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं अपने लड़के से, क्यों, क्या हुआ? शंकर, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो तो कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की टेल लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? चाय प्याले में डालते हुए आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। खकार कर शंकर कहता है, सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद कहते हैं चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी न करेंगे। रामस्वरूप कहते जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं, लीजिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप कहते, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, और जायचा जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस।
मेज पर एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह होकर ज़रा जोर से, अरे ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को दे देती हैं। उमा उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठा जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटी चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप जरा सब शक पकाकर, जी जी, वह तो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिन के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ? रामस्वरूप कहते हैं, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे के पास। उमा बैठती हैं। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? रामस्वरूप, जी हाँ, सितार पर भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एकाध गीत सितार के साथ। उमा सितार पर मेरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती हैं। उसकी आंखें शंकर की झिमती सी आँखों से मिल जाती हैं और वह गाने गाते हुए एक साथ रुक जाती हैं। रामस्वरूप, क्या हुआ? क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते, नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती हैं। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती हैं। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? उमा चुप। रामस्वरूप कहता है, हाँ, वह तो आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है। और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती हैं, यहाँ तक कि मेरी कमीज़ें भी। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते थे? उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप हैं। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और रामस्वरूप शक पकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा। गोपाल से जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रुखी आवाज़ में, जरा इसे भी मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दो साहब? जब कुर्सी मेज बिकती हैं तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। सॉरी, डबल हो गया। तो रामस्वरूप कहता है, चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा उमा, अब मुझे कह देने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद कहते हैं ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं? बाबूजी, बाबूजी चलिए।
गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। उमा कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ। मैंने बीए पास किया है। कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती, जी हाँ, जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के दुलासपन दोनों बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। पाठ समाप्त हो चुका है। प्रस्तुत पाठ के सविस्तर और अन्य जो मुद्दे हैं, इसे तुम्हें दूसरी वीडियो में तुम तक पहुंचाया जाएगा। फिलहाल के लिए इसे प्रकट वाचन कर तुम तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का प्रयास किया है। इसे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है।